हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि आपके 2025 में केमिस्ट्री का जो पेपर आने वाला है बोर्ड का, वो उसमें क्या लेवल रहेगा, किस तरीके के प्रश्न रहेंगे और उसमें कितने न्यूमेरिकल, कितने थ्योरेटिकल और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपके पूछे जाते हैं, वो पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये जो पेपर दिख रहा है जिसमें पूरी सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें हैं कि कितना समय दिया जाता है, आपको क्या निर्देश मिलेगा। आपको ये पेपर जो है अभी जिस पैटर्न पे मैं समझा रहा हूं, आपको बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको एक एक बच्चे पहले तो अपने सभी दोस्तों तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते है उतना आप शेयर कर दो, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए 2025 का जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। थोड़ा सा निर्देश पे अगर हम बात कर ले कि क्या क्या चीजें दी रहती है, तो बहुत ही कॉमन सी बात है। आपका जो पूर्णांक होगा बेटा, आप जानते हो वो 70 नंबर का आपका पेपर होना है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होना है जिसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके ज्यादा अच्छे से तैयार हैं, उन क्वेश्चन को पॉइंट आउट करो और पॉइंट आउट करके जैसे ही आपको 15 मिनट बाद लिखना हो तो पहले उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करो जो आपको आ रहा है। सिस्टमैटिक तरीके से बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करिए। आप लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर वाला वो करिए, 5 नंबर वाला आ रहा है वो करिए, लेकिन करिए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आप गवाओगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। ये जो 3 घंटे का समय है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। पहली बात तो सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। हर प्रश्न के सामने उसके अंक आपको दिए हुए मिलेंगे कि ये इतने नंबर का, इतने नंबर का ये है। ठीक है, जितने भी गणनात्मक प्रश्न होंगे यानी जितना भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, कुछ कटेगा नहीं। थ्योरेटिकल है तो हैंड राइटिंग पे आपका कट सकता है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपने कुछ कर रखा है तो हो सकता है एग्जामिनर वहां पर काट दे, बट गणनात्मक प्रश्न होगा, कैलकुलेशन सही है, राइटिंग का भी कोई मतलब नहीं है, आपको A to Z पूरा नंबर मिल रहा होगा और सभी प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देने हैं आपको। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिखने की जरूरत नहीं है। जितना उस क्वेश्चन के लिए आंसर सटीक है, जरूरी है, बस आपको उतना ही देना है। बहुत ज्यादा उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पता चला 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसमें 10 पेज लिखते जा रहे हो, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, जहां आवश्यक हो, भाई केमिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है जहां आवश्यक होगा उसको आपको रासायनिक समीकरण भी देना पड़ेगा कि ये समीकरण दोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये निर्देश है। अब बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले आपको 6 एमसीक्यू मिलेंगे आपके पेपर में और उन 6 एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना होगा। तो जैसा मैंने बताया अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो कुछ एमसीक्यू हैं, ये हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, क्योंकि एमसीक्यू है तो हम याद कर लेंगे। बाकी जैसे जैसे आप बाकी चैप्टर पढ़ते हुए जाओगे वैसे वैसे आपका ये सारे क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहला एमसीक्यू यहां पे दिख रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से कि Fe है यानी ये जो आयरन है वो किस ब्लॉक का तत्व है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि S ब्लॉक का है, P ब्लॉक में पाया जाता है, D ब्लॉक में पाया जाता है या F ब्लॉक में पाया जाता है। तो ये किस ब्लॉक में पाया जाता है। अब देखो सर ये क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं है आपने, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो हम लोग अगर बात करें तो आपको 10 चैप्टर के नाम याद है, उसमें हमको S ब्लॉक पढ़ना नहीं है, P ब्लॉक पढ़ना नहीं है। तो जब S और P पढ़ना नहीं है तो वहां से क्वेश्चन होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये ना ही S ब्लॉक का होगा और ना ही P ब्लॉक का तत्व होगा किसका, या तो D या तो F। और आयरन आपका जो है वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो 26 होगा और 26 वाला जो है आपको 3D सीरीज में देखने को मिल जाएगा। ये चीजें जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो आयरन किस ब्लॉक का तत्व है बेटा, तो आयरन जो है सर वो डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, जो भी बोलिए,
ठीक है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है और कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो जो आपका चैप्टर है डी ब्लॉक वाला, उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको Mn मिलेगा, ठीक है। Mn जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है 3D श्रेणी में, और वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला आपका दे रखा है। कैसे, क्या, क्यों, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें जैसे ही हम लोग डी ब्लॉक पढ़ना चालू करेंगे आपको समझा देंगे, आपको वहां पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 3d5 और 4s2 जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वही तत्व जो है सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और वो तत्व कौन सा होता है बेटा? तो Mn होता है। तत्व कौन सा होता है? Mn होता है। तो अगर तत्वों का नाम दिया होगा तो उसमें Mn को देखते ही आपको उस पर टिक कर देना है, ठीक है। तत्वों का नाम दिया होगा बेटा तो Mn को देखते ही उसको आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। और सभी बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे, और जितने भी नए बच्चे हैं बेटा ना वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के कई सैंपल पेपर आपको कराए जाएंगे जिससे कि आपका बोर्ड जो 2025 है वो आपका बहुत ही अच्छे से हो जाए। ये तो अभी बस आपको एक मैं पैटर्न दिखा रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं ओवरऑल पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहां पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि किसी भी गैल्वेनिक सेल, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? जैसे ही आप लवण सेतु को हटाओगे, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये लवण सेतु क्या है? तो अगर आप गैल्वेनिक सेल की बात करो तो गैल्वेनिक सेल आपको याद होगा कुछ इस तरीके का सेल हम लोगों ने बनाया था, जिसमें यहां पे इस तरीके से ये लवण सेतु लगा होता है, ये लवण सेतु लगा होता है। इधर एक इलेक्ट्रोड था, एक इलेक्ट्रोड इधर था, इसको हम लोगों ने इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा था, और इसमें सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है पूरा। और यही होता है, ये जो है यही है आपका क्या? लवण सेतु। ये जो आपका लवण सेतु दे रखा है इसी की बात हो रही है। तो अगर हम लवण सेतु को हटा देंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप लवण सेतु को हटाओगे तो इसका जो वोल्टेज है वो तुरंत कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वोल्टेज काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये आपस में ही क्या होंगे? इनके आयंस आपस में ही काम होंगे, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा होगा, उदासीन नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वो सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन घ वाला है। ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ चुके हो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? याद होगा आपको, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी C का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? आप पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी उठा के देखिए, उसमें सबका दे रखा है। तो सबका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन इसका आपको याद करना है कि जो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना माना गया है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को याद होगा कि वो कितना माना गया है? सर 0 माना गया है। तो कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है, ना कि 0.2 पे चले जाइएगा, ना कि 0.34 पे चले जाएगा, ना कि -0.76 पे चले जाइएगा। कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। आगे आओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन मैंने पहले भी बता रखा है अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। ये बस मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेंगे। 7 सेट में से कोई एक सेट होगा जो आपको मिला होगा, उस सेट के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है सूत्र K बराबर
-EART, इसको हम लोग बेटा आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। जब पढ़ेंगे तो हम लोग को वहां पे क्लियर हो जाएगा। के लिए सत्य कथन है, के लिए सत्य कथन है। इस आर्हेनियस समीकरण के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? जैसे के जो है वो साम्य स्थिरांक है, आर जो है वो रेडबर्ग नियतांक है, ए जो है अधिशोषण गुणांक है, या ये जो ई दे रखा है ये सक्रियण ऊर्जा है। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जो हमारा ई होगा वो आपका क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा होगा। आप कहोगे सर हमको याद तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है अभी याद नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा। जैसे ही हेलो एल्केन हेलो एरीन आपका खत्म हुआ, अब हम लोग इसी के बाद ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अभिक्रिया 1/2A से 2B में के लिए A के विघटन की दर और B के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है। यहां पर A के विघटन की दर और B के बनने की दर जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जैसे ही अभी मैं बोला ना हेलो एल्केन हमारा खत्म हो गया है, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब मैं अभी आंसर बता दे रहा हूं, वहां पे जैसे ही आप सॉल्व करोगे वहां पे आपको चीजें क्लियर होंगी। हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है कैसे आपने आंसर बताया था, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? तो यहां पर देखो, यहां पर इस अभिक्रिया के लिए जब हम लोग बात करेंगे विघटन की दर और बनने की दर, तो याद रखिएगा यहां पर आपका पहले तो आएगा क्या? यह आएगा dA/dt बराबर प्लस dB/dt। अभी ये मत पूछिएगा बेटा कैसे क्या क्यों, क्योंकि मैंने बोला सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और यहां पे आएगा 2 और यहां पे आएगा 1/2, कैसे क्या क्यों वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस ये लिख रहा हूं, बस आप याद रखिएगा कि उस समय आप ये चीज देखोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल सही जवाब था। यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, तो यहां से जो dA/dt आएगा, dA/dt जो आएगा माइनस dA/dt जो आएगा वो किसके बराबर होगा? प्लस 1/4 dB/dt के, प्लस 1/4 dB/dt के। ये कैसे आ रखा है ये आप लोगों को बताया जाएगा जैसे ही अगला चैप्टर चालू करेंगे वहां पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? दूसरा वाला ऑप्शन जो है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। माइनस dA/dt इज टू आपका क्या? प्लस का 1/4 dB/dt। आप कहोगे सर यहाँ प्लस का साइन नहीं लगा है, तो प्लस का साइन नहीं भी लगा रहता है तो भी अंडरस्टूड होता है कि वो चीजें क्या है? धनात्मक है। चीजें क्या हैं? धनात्मक है, और वो चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले तो ये 6 MCQ आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आइए अब हम उन पे बात करते हैं। देखो इन 6 MCQ में अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप सही ऑप्शन पे टिक करोगे, और सही ऑप्शन पे टिक करते ही आपको 6 नंबर जो है वो आपको एग्जामिनर अच्छी तरीके से दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा आगे आओ। अच्छा आगे बात करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़ के कई बच्चों ने 95 प्लस स्कोर कर रखा है, जिसमें से पूरे यूपी के टॉपर जो हैं वो भी हमारे पास हैं, जो कि शुभम वर्मा है जिन्होंने 489 मार्क्स गेन किया था। उसके बाद और भी बच्चे हैं जिन्होंने शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़ के अच्छा स्कोर किया गया है। इसको अच्छा नहीं कहोगे, बहुत अच्छा आप कह सकते हो। 484, 483, 483, ठीक है 482, ऐसे बच्चों की लिस्ट और भी है। ठीक है, आपको ये वाला रिकॉर्ड इस बार तोड़ना है। मैं चाहता हूं कि इस बार ये वाला रिकॉर्ड टूटना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला था पिछले साल कि पिछले साल के बच्चों का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। तो बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ा है और टॉप 1 में, टॉप 10 में कई बच्चों के नाम आ रखे हैं। ठीक है, शुभम क्लासेस से। तो इस बार भी मैं चाहता हूं कि टॉप 10 में बच्चे रहें, और उन टॉप 10 के बाद भी ये वाला रिकॉर्ड टूटना चाहिए, क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड पिछले 2 साल से बनता आ रहा है। पिछले 2 साल से 489 कंटिन्यू आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस बार हाईएस्ट जो हो वो 490 के ऊपर जाए।
ठीक है। और ये पूरी शुभम क्लासेस के बच्चे जो हैं वो सब करके दिखाएंगे। तो आपको करना क्या बेटा, आपको जुड़ जाना है टॉप 100 बैच से। किससे जुड़ जाना है, टॉप 100 बैच से। इस बैच की जो फीस है बेटा वो मात्र 1799 रुपए है, और ये आपको अभी से लेके एग्जाम के आखिरी दिन तक तैयारी कराई जा रही होगी इस बैच में। और इस दौरान जितने भी बैचेस आपके बढ़ेंगे उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए अलग से आपको कोई फीस नहीं ली जा रही होगी, जिसमें आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा, टॉपर के नोट्स देखने को मिलेंगे, स्मार्ट क्लास नोट्स देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन मिलेगा, पिछले साल के पेपर के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाउट क्लास चलेगा आपका, स्पेशल ट्रिक चल रहा होगा, साथ ही साथ A to Z पूरी तैयारी कराई जा रही होगी। और सबसे स्पेशल है कि आपने जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हर संडे आपका टेस्ट हो रहा होगा, जिसमें आपको अपना बेहतर दिखाना है और अच्छा नंबर पाना है। जुड़ना कैसे है, तो डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला करिएगा जहां पे 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, बैच से जुड़ चुके हैं। तो आपको भी बैच से जुड़ जाना है। ठीक है, और जुड़ के पेमेंट करके आपको इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर ऐप से आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या है, इस QR कोड को स्कैन करिए, पेमेंट करिए और बैच से जुड़ जाइए। मात्र जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजोगे, मात्र 15 मिनट के अंदर जो है आपको बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा, मात्र 15 मिनट के अंदर। क्लियर है। और जो बच्चे, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही होती हैं, तो अगर आप जो बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग दोनों चीजों से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल से आप जुड़ जाओगे। बाकी अब बात करते हैं कुछ 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पे, बात करते हैं कुछ 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पे जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, अब पहला प्रश्न दे रखा, मैंने बोला ना हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बेटा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ रखे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन को आपको नोट करके रखना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ाए जा रहे होंगे वहां पे इन क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, और आपको भी याद दिलाना है कि सर ये वाला चैप्टर आ गया और आपने बोला था वो वाला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एनिलीन के विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो अनुनादी संरचनाओं पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एनिलीन होता क्या है मैं वो बस बता देता हूं यहाँ पे। तो एनिलीन क्या होता है बेटा, तो जब बेंजीन रिंग पर NH2 लगा होता है तो इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। इसी की अनुनादी संरचना को यहाँ पे आप बनाओगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता बढ़ाने पर जो है अभिक्रिया की वेग जो है वो बढ़ जाती है। यानी वेग जो है यहाँ के लिए, इसके लिए देखिएगा, वेग जो है समानुपाती होता है किसके, ताप के, और वेग जो है समानुपाती होता है किसके बेटा, सांद्रता के। तो ताप और सांद्रता के समानुपाती होने का मतलब अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाएगा और ताप बढ़ाएंगे तो भी वेग आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है K4FeCN6 के लिए जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। पहले तो जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। आयन लिखोगे 1 नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे 1 नंबर। तो इसका आंसर सिंपल सा देखो, आंसर नंबर ग। आंसर किसका, ग का अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है बट सिंपल तरीके से एक लाइन में आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जैसे ही जो पहला पॉइंट बोल रहा है K4FeCN6 का आप जलीय विलयन बनाओगे, यानी इसको जल में मिलाओगे। जैसे ही आप इसका जलीय विलयन बनाओगे, जैसे इसको आप जल में मिलाओगे तो ये क्या होगा, ये अपने आयन में टूट जाएगा। और आयन में किस प्रकार से टूटेगा बेटा, तो 4K+ में और FeCN6 4- में टूटेगा। कैसे टूटेगा, तो K
4k प्लस में और FeCN6 4 माइनस में टूट रहा होगा। और ये जो टूट रहा है यही आपको दिखाना था, तो आयनों को लिखिए, तो हमने आयन लिख दिया कि पोटेशियम का आयन बनेगा और FeCN6 के ऊपर 4 माइनस, ये 2 आयन बनेंगे यहाँ पे, ये आपने लिख दिया तो 1 नंबर मिल गया। उसके बाद बोल रहा है कि इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ये हमने पहला आंसर दे दिया इसका। अब इसी में जो दूसरा है, ठीक है, क्या बताना है, Fe की ऑक्सीकरण, Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। कैसे बताएंगे, तो यहां पर देखो, आप चाहो तो ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या बराबर, आप यहां पर डायरेक्ट भी लिख दोगे ना, डायरेक्ट कितना लिख देना है, डायरेक्ट लिख देना है +2। यहां पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। मुझे याद है, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे याद है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इतना लिखे, एग्जामिनर इसको चेक करेगा 1 नंबर देगा, इसको चेक करेगा 1 नंबर देगा, 2 नंबर यहां पे आपको मिल जाएंगे। अब रहेगी बात, सर ये कैसे आया, उसको मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, कैसे आया यहां पर उसको समझ लो, ठीक है। तो कंपाउंड दे रखा है आपका K4 FeCN6, बाकी जब आप लोग पढ़े रहोगे तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो K4 FeCN6 दे रखा है, किसका निकालना है, Fe का। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका निकालना होगा उसको हम लोग x मानते हैं, और पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1। कितने पोटेशियम है बेटा, 4, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, तो 4 × +1, फिर प्लस किसका निकालना है, आयरन का, जिसका निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे, क्या मान लिया, x मान लिया, प्लस Cn के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, और कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, तो 6 × -1, और इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं लग रखा है, तो बराबर में हम लोग क्या रखते हैं, 0। अभी देखो नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको अभी पढ़ाया जाएगा चैप्टर में तो अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आया। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 + x प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 6 बराबर 0, सॉल्व किए तो x - 2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आपका कितना आ गया, +2। और अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख रहे होंगे यहां पर, क्या सर कितना होगी ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक में, +2, क्या होगी, +2 होगी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही सरल है, ये 2 नंबर आपको देके जा रहा होगा। कह रहा है गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर की बात करेंगे तो कई अंतर हैं, आप उसको लिख लोगे, ठीक है, कई अंतर हैं, उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे कि गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, उसको एकदम आराम से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपने 2 कॉलम बना लिया, ठीक है। किसको किसको पूछा है भाई, सर गैल्वेनिक को पूछा है और वैद्युत अपघटनी को पूछा है। तो एक तरफ आपने लिख लिया क्या, गैल्वेनिक सेल, और एक तरफ आपने लिख लिया वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, ये लिख लिया। अब इसके बारे में अंतर लिखना है, तो ढेर सारे अंतर आपको बताए गए हैं, उसमें से कोई भी अंतर आप यहां पर मेंशन कर लो। 2 नंबर का है तो 3 से 4 अंतर, 5 अंतर तक मैक्सिमम है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा, सबसे पहला अंतर अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग क्या लिख लोगे कि इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पहला पॉइंट, इसमें क्या हो जाएगा, इस सेल में विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसे ही और पॉइंट हैं, जैसे दूसरा पॉइंट में आप क्या लिख लोगे कि इसमें जो सिंपल है, जो आपको याद होगा, इसमें एनोड निगेटिव होता है यानी ऋण आवेशित होता है। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है यानी धन आवेशित होता है। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि आप लिखोगे, जो कि आपको बताया गया। तीसरा पॉइंट आप लिख लोगे कि इसमें कैथोड पॉजिटिव होता है और इसमें कैथोड कैसा होता है बेटा, इसमें कैथोड नेगेटिव होता है। इसमें कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से करके ढेर सारे पॉइंट हैं जो कि आपको बताए गए हैं, आपको अंतर लिखवाया गया है। इसके बाद चौथे में चाहो तो आप लिख लो या फिर इनका डायग्राम बना दो। चौथे में चाहो तो आप और अंतर जो बताए गए हैं वो लिख लीजिए, बाकी इनका डायग्राम बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मात्र ये कितने नंबर में पूछ रखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप परेशान होने की जरूरत नहीं करोगे। ठीक है, 2 नंबर में इतना सफिशिएंट रहेगा कि 3-4 पॉइंट लिख लिया और उसका डायग्राम बना दिया। बाकी आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन वो हो गए, फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन ये आपके सामने रहेंगे। तो इसमें आपको देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए या मोल प्रभाव निकालिए। बिल्कुल आराम से आप यहां पे निकाल दोगे। ठीक है, कैसे निकाल दोगे तो आओ देख लो। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहीं पे कर देता हूं। देखो क का आंसर क का आंसर देखिए यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इथेनॉल का मोल प्रभाव निकालना है और इसका निकालना है। तो आपको सबसे पहली चीज तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में आप लिखोगे कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल का मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इथेनॉल का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा सर इथेनॉल के मोल C2H5OH बटे में इथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल, इथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब बस आपको क्या कर लेना है, मोल निकाल लेना है और मोल निकालने आपको आता है। यहां में देखो मोल निकालना है, अगर NC2H5OH का मोल निकालना है तो यहां पे क्या होगा WC2H5OH बटे में MC2H5OH, मतलब इसका भार बटे में अणुभार। भार कितना दे रखा है 46 दे रखा है और अणुभार कितना है बेटा, अणुभार आप निकाल लोगे तो C2H5OH का अणुभार निकालोगे तो 1 कार्बन का 12 होता है, 2 का आपका हो गया 24, 5 और 1 6 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। 24 36 10 40 6 46 आएगा। कितना आएगा अणुभार 46 आएगा। तो 46 बटे में 46 ये कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो इसके मोल कितने हैं 1 मोल है। इसके कितने मोल है बेटा 1 मोल है। और उसी तरीके से जल का मोल निकाल लोगे तो NH2O कितना आ जाएगा, तो NH2O कितना बोला है 54 ग्राम। तो यहां पे पहले ऐसे लिख लेंगे NH2O बराबर आपका क्या हो जाएगा WH2O बटे में MH2O, मतलब H2O का भार बटे में उसका अणुभार। तो भार कितना है बेटा 54 ग्राम और अणुभार आप जानते हो कितना होता है 18। कितनी बार में कटेगा 18 तिया 54 ना, तो कितना आ गया 3 मोल आ गया। ये 1 मोल और ये 3 मोल। अब मोल आ गया, बस इसी को यहाँ पे रख दो। जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे, जैसे वो रफ में काम कर लिया, रफ में काम करके मोल निकाल लिया। अब यहाँ पे C2H5OH कितना आया है सर 1 आया है बटे में
C2H5 और H2O का योग, तो 1 + 3 = 4 हो गया। तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25 0.25 मोल प्रभाज कितना हो गया 0.25। ये हो गया इसका सेम। जब आप मोल प्रभाज जल का निकालोगे तो काई H2O बराबर क्या हो जाएगा सर, काई H2O बराबर होता है NH2O बटे में NH2O प्लस NC2H5OH। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। यहां पे जैसे ही आप रखोगे कितना है भाई 3 है, नीचे कितना है सर 3 + 1 या 1 + 3 कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो गया 3/4 और 3/4 निकालोगे तो 0.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.75। यह आ गया 0.25 आपका एक आंसर और यह आ गया 0.75 आपका दूसरा आंसर। यानी पहले वाले क्वेश्चन का जो 2 नंबर होगा वो आपको एकदम आराम से मिल जाएगा। तो मोल प्रभाज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है बेटा। तो ये 2 नंबर में बेसिकली पूछे जा रहे होते हैं। 7 सेट में किसी ना किसी सेट में आपको ये चीज दिख जाएगा, इसलिए इस पे फोकस आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन है ख वाला। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओगे, इसका आंसर कितना है कमेंट करोगे। 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन तैयार किया गया। क्या किया गया 250 ml विलयन तैयार किया गया। तो निर्जल सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार दे रखा है 53 है। तो विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। विलयन की नॉर्मलता, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके बताओगे कि कितना आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ग वाला फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो जैसे ही हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे उपयोग पढ़ेंगे, वो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। ग वाला क्वेश्चन है हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। आप कहोगे सर हार्मोन्स तो बायो का है, यहाँ पर कैसे है। तो आपका 10वां चैप्टर जो है वो बेटा जैव अणु है, ठीक है, उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो जैसे ही पढ़ा होगा ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर में आपको दिखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन चौथा से आपका 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये 4 3 12 नंबर आपको दे रहे होंगे, ठीक है। जिसमें पहला है रोजनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। नेम रिएक्शन में आता है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। उसके बाद ख वाला अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। साथ ही साथ अभिक्रिया H2O Cl2 मिलके 2HCl बनाता है, जो किस कोटि का होता है 0 कोटि का होता है, ये फिक्स है। इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है वेग समीकरण लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग बस अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगले चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन वहां पे आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है और कैसे हम लोग वेग समीकरण लिख रहे होते हैं। क्लियर है, परेशान नहीं होना बेटा। ये आपको एक पैटर्न बताया जा रहा है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस जो आपको बताए जा रहे हैं वो आपको न आए। जो भी चैप्टर आपने पढ़ रखा है देखो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक आपको बताए गए हैं और वो आपके इस पेपर पैटर्न में आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ग वाला, ये वाला आप लोग अपने से आराम से कर सकते हो क्योंकि ये पढ़ाया गया है। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व को परिभाषित कीजिए। एक एक लाइन की डिफिनीशन है, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में इसको बताया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और चालकत्व किसे कहते हैं। आप एक एक लाइन का डिफिनीशन लिखोगे फॉर्मूले के साथ, 1.5 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन ब्रोमीन परमाणु को अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्यों अभिक्रियाशील होते हैं ब्रोमोबेंजीन, तो वो बता देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोइथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तुरंत आपको देखो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है। तो वुड्स अभिक्रिया के लिए आप जानते हो ब्रोमोइथेन बोला है ना, तो ब्रोमोइथेन देखो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा C2H5Br। किसके साथ अभिक्रिया कराना है बेटा,
सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में सर? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जैसे ही आप अभिक्रिया कराओगे, आप जानते हो इसका 2 मोल लेते हैं, इसका 2 मोल लेते हैं, तो बनता क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा और यहाँ पे ब्यूटेन जो है वो बन जाएगा। तो खाली अभिक्रिया लिखना है तो अभिक्रिया लिख दिया। देखो वुड्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट किसी क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं वो लिख देना है। तो क्योंकि ब्रोमोबेंजीन जो है वो ज्यादा स्थायी होता है, किसकी तुलना में? ब्रोमोइथेन की तुलना में। ठीक है, क्यों स्थायी होता है? क्योंकि इसके अनुनाद संरचनाएं ज्यादा बनती हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता कम होती है, और ये कम स्टेबल होता है तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। वो स्टेटमेंट लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, आपको 3 नंबर जो है वो पूरा मिल रहा होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में जो आपके हैं वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बेटा। 5वें जो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 4 चौके 16 नंबर जो कि आपको दे रहे होंगे। इसमें देखो दे रखा है एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर के लिए परीक्षण लिखिए। तो एमीन किसे कहते हैं? तो एमीन किसे कहते हैं? जब R में NH2 जुड़ा होगा तो इसको हम लोग एमीन कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का क्या परीक्षण है वो जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। 2 नंबर हो सकता है इसमें हो और 2 नंबर हो सकता है इसमें हो, या 3 नंबर इसमें हो, 1 नंबर इसमें हो। कि इथेनामीन पर HCl की अभिक्रिया एनिलीन पर सोडियम नाइट्रेट एवं तनु HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके समीकरण लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ समीकरण लिख देंगे, वहां पे क्लियर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपको तैयार कर लेना है क्योंकि इस चैप्टर का ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारी चीजें। उसके बाद डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को एक्सप्लेन कर दोगे, 2 नंबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे, 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये 2 नंबर तो 2 नंबर यहाँ पे, ये 3 नंबर तो यहाँ पे 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे, जैसे ही हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, सभी बच्चे बेटा सेशन को जोरदार तरीके से शेयर करते हुए चलेंगे, सभी बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से शेयर करते हुए चलेंगे। देखिए 4 नंबर का अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या होता है जब, मैंने बोला पेपर में आते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है। तो एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। टोलुइन की अभिक्रिया Fa चूर्ण की उपस्थिति में अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या होता है। सेम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। ठीक है, जैसे ही आप पढ़े रहोगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है हमारे हेलो एल्केन वाले चैप्टर का, तो ये यहां पर देख लो कि 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ, 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है, हमारे हेलो एल्केन वाले चैप्टर का है, तो ये आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले 2 ब्रोमोपेंटेन बना लो, बना लिया सर, ये मैंने अलग से भी करा रखा है, CH3 CH2 CH2 CH Br CH3, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन है, सॉरी, किसके साथ अभिक्रिया कराना है, KOH के साथ, और वो भी KOH कैसा है बेटा, एल्कोहलिक है। तो एल्कोहलिक KOH है, तो आप जानते हो इस वाले को मैंने बता रखा है कि सर ये वाला अल्फा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, तो यहां पर 2 बनेंगे, तो एक को मैंने बीटा मान लिया, एक को बीटा डैश माना, तो 2 उत्पाद बनेंगे गर्म करने पे। कौन कौन से,
एक ये वाला Br इस वाले H के साथ गायब होगा, एक बार ये वाला Br इस वाले H के साथ गायब होगा, तो क्या बनाएगा बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बनाएगा प्लस एक क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एक आपका बनाएगा पेंट टू इन जो कि अधिक मात्रा में बनेगा, जो किसमें बनेगा अधिक मात्रा में बनेगा, और एक बनाएगा आपका पेंटीन या 1-इन जो किसमें बन रहा होगा कम मात्रा में बन रहा होगा। एक पेंटीन बनाएगा जो किसमें बनेगा आपका बेटा कम मात्रा में बन रहा होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आप जैसे ही एक एक नंबर का ये स्क्रीन रिएक्शन लिखोगे आपको पूरा एक एक नंबर मिल रहा होगा। इन 3 क्वेश्चन को बाद में कराएंगे क्योंकि अभी इसको हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है, इथेनॉल अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा नहीं है, टोलुइन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये चीजें आपको आगे बढ़ाई जाएंगी। यहां पर याद रखिएगा कि 2-ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो क्या होता है वो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखो घ वाला वाष्प दाब में औनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। राउल्ट के नियम का जो औनमन वाला है, ठीक है, वाष्प दाब का औनमन उसको बताना है, साथ ही साथ 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है कितना 17.535 mmHg है, तो 293 केल्विन पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेगा यहाँ पे वाष्प दाब के औनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख करने पे 2 या 1 नंबर मिले, 1 नंबर मान लो तो मिलता है, 1 नंबर यहाँ मिलेगा नियम लिखने पे, और ये आपने पूरा समीकरण इसका सॉल्व कर लिया, 3 नंबर वहां मिलेगा, 3 और 1 4 नंबर ये आपका फिक्स हो जाएगा। और ये बताया गया क्वेश्चन है, ये आपका बताया गया क्वेश्चन है, और ये बताया गया क्वेश्चन में क्या है तो इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे वाष्प दाब का नियम लिख देता हूं मैं, ठीक है, वाष्प दाब में औनमन, वाष्प दाब में औनमन। अगर हम वाष्प दाब के औनमन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन आप जानते हो क्या होता है, जब वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, उसे हम वाष्प दाब का औनमन कहते हैं, वाष्प दाब का औनमन कहते हैं। एक लाइन में ये हो गया, जहां पे डेल्टा P बराबर आपका होता है P0 माइनस PS। डेल्टा P बराबर क्या होता है P0 माइनस PS, ये लिख दिया। वाष्प दाब का औनमन क्या है, ये हो गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला फॉर्मूला जानना है, कौन सा, कि P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखाया गया है कि P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर क्या होता है, W इंटू ऐसे WA इंटू MB अपॉन में WB इंटू MA, ठीक है, MA इंटू WB।
सिंपल सा, सारा मान आपको दे रखा है, बस वही मान यहाँ पे उठा के रखना है, सॉल्व करना है और आपको आंसर आ जाएगा। कहोगे कहां सर दे रखा है, तो कह रहा है ना कि ये कितना है 17.53, किसका मान, शुद्ध जल के वाष्प दाब का। तो शुद्ध के लिए पी नॉट होता है, तो पी नॉट का मान दे रखा है आपका कितना 17.535 माइनस पीएस बटे में 17.535 बराबर डब्ल्यू कितना दे रखा है भाई 25 ग्राम ग्लूकोज है, तो डब्ल्यू हो गया आपका 25 गुणे एमबी जल में मिलाया जा रहा है, तो जल का अणु भार 18, ग्लूकोज का अणु भार होता है सर 180 और वो कितना है 450, कितना है 450 ग्राम जल में मिलाया जा रहा है। तो 25 गुणे 18 बटे में 180 450 ये इन सबका मान दे रखा है क्वेश्चन में, वो लगाया। अब इसी को सॉल्व करके पीएस निकाल लेना है, तो विलयन का वाष्प दाब पूछा है वो निकल जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18 दाम में 180, ठीक है, बाकी 5 बार में 25 कट गया, ये 2 आ गया और 5 से ये काट दिया 9, 5 9 45, 90 बार में 1 बटा इतना हो गया, यानी यहां पर आ गया 17.535 माइनस पीएस बराबर यहां पे देखो हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 17.535 बटे में 9 दूनी 18 यानी 180, 17.535 बटे में 180 हो गया। और यहां से पीएस जब निकालेंगे तो देखो पीएस उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो पीएस बराबर आपको क्या मिल जाएगा, पीएस बराबर मिल जाएगा 17.535 माइनस 17.535 बटे में 180, 17.535 बटे में 180। तो इसको कर लो, ठीक है, पहले तो दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो हो जाएगा, तो ये कुछ इतना हो जाएगा ना 17.535 बटे में 18, 1 जीरो था, ये 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 17.535 में 18 से भाग देना है, ठीक है। कितनी बार जाएगा बेटा 9 बार जाएगा सर, ठीक है। 8 9 72 को 2, 8 9 72 को 2 हाथ लगा 7, 9 एकम 9, 9 7 16, सॉल्व किया, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है। अब उतरा क्या 3, अब क्या उतरा 3, 133 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 7 बार ले जाओ, 7 बटे 56 को 6 हाथ लगा 5, 7 एकम 7 5 12, कितना आएगा 13 में से 6 गया 7 बचा। अब क्या हुआ 5 उधार 2 75, 4 बार जाएगा 72 आएगा, ठीक है। 18 चौक 72, कितना बचा 3 बचा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 18 एकम 18, कितना बचा बेटा 10 में से 8 गया 2 और 2 में से गया 12, ठीक है, यानी 9 7 4 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 9 7 4 1, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। 9 7 4 1 कितना आया 9 7 4 1। अब देखो यहां पे इसके आगे जब आप यहां लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा पीएस बराबर हो गया 17.535 माइनस ये, इसको हमने सॉल्व किया तो इसको लिख लिया था 17.535 बटे में 18 पे 1 2 3 4 जीरो, कैसे तो ऊपर नीचे का दशमलव हटाया है तो आया हुआ है। अब यहां पर इसको जब हमने सॉल्व किया तो 17.535 माइनस ये देखो इसको हटा के इसको अगर हमने सॉल्व किया था अभी कितना आया था 9 7, ठीक है 9 7 4 दशमलव 1 आया था, ठीक है। बटे में आपका देखो क्या 1 2 3 4 जीरो था तो 1 2 3 4 जीरो, इसको ऐसे ही बटाएं, खाली 18 से काटे थे, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से बचा था। अब ये जो 4 जीरो हटाओगे तो 4 प्लेस के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 17.535 माइनस 0.09741,
कितना आ जाएगा 0.0971। अब इसको माइनस कर दो, यही आपका पीएस आ जाएगा, यानी पीएस बराबर आपको कितना मिलेगा, पीएस जो आप निकाल रहे थे इस क्वेश्चन में, पीएस बराबर कितना हो जाएगा, पूरा लेके चलते हैं तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, इसको ऐसे ले लो गड़बड़ हो जाएगा, 17.53500, कितना घटाना है 09741, तो एक गया है आपका 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, 14 बचा, हासिल लिया 14 में से 7 गया 7, 12 में से 9 गया 3 4, यानी आएगा 17.43759, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दिया, 1 नंबर यहां मिल गया, डेफिनेशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपका पूरा का पूरा 4 नंबर जो है आपको मिल रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है आपको कराया जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे और आराम से आप अपना पूरा 4 नंबर ले लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे अपने दोस्तों तक, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हुए चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जितने बच्चे नए हैं वो एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के और भी जो मॉडल पेपर आपको बताए जाएं, ये तो बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे पेपर आपको कराए जा रहे होंगे तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन जो कि आपका 5-5 नंबर में रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको देंगे। एक दिया हुआ है कि उपसंयोजन यौगिक के संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीबीटी का उल्लेख कीजिए तथा इस सिद्धांत की कमियों को लिखिए, पढ़ाया जाएगा, कर लोगे, ठीक है। या उपसंयोजन यौगिक के महत्व को समझाइए, उनका क्या महत्व है उसको समझाओ, दोनों में से जो करोगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ख वाले में क्या है, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या फिर निम्नलिखित विटामिन के स्रोत, इन विटामिनों से कमी के कारण होने वाले रोग का उल्लेख कीजिए, कि विटामिन ए कहां से मिलता है, सी कहां से मिलता है, डी कहां से मिलता है, ई कहां से मिलता है, के कहां से मिलता है, ये लिखना है और इनसे होने वाली कमियों को बता देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो ख वाले में इसकी जगह आप ये वाला कर लोगे जो कि सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग हो रहा होता है ये बताया जाएगा, तो आपको क्लियर है, हालांकि आप लोग जानते भी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका ये भी 10 नंबर का होगा, जिसमें 5 नंबर ये, 5 नंबर अगला आपको दे रहा होगा, ठीक है। अणुसूत्र C2H3O2 वाले कार्बनिक यौगिक जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पे कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को पुनः P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। तो इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः A प्राप्त होता है। तो A, B, C को पहचानिए तथा उनके संबंध में रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराने पर ये, इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराने पर ये, बहुत ही थोड़ा सा देखो, इसको अंदर से डीप में जाके समझना पड़ेगा। तो एक ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो या तो ये करिए या फिर निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 4 नंबर पीछे देखा इस पेपर में और 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल गया डायरेक्ट। क्या बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। थैलिक अम्ल से थैलामाइड कैसे प्राप्त करेंगे बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड से नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसे बनाएं, क्लियर हो जाएगा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, क्लियर हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे बनता है ये आपको बताया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका तो आप लोग लैब में अपने प्रैक्टिकल भी करोगे, अगर स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जा रहा होगा तो।
कि बेंजल डाइड से रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर कैसे बनता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे। अगर आ रहा है तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपने अगर क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे पे प्रैक्टिस किया होगा तो इस वाले क्वेश्चन को ज्यादा आप प्रायोरिटी देना चाहोगे। ये सिंपल तरीके से सर 5 इक्वेशन लिख लिया, 5 नंबर मिल गया। इसमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आसान, ये भी इससे ज्यादा आसान है क्योंकि ये तो स्टेप बस याद रहेगा तो आप लिखते हुए चले जाओगे, लेकिन यहां पर पांचों के अलग अलग अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 7वें का आखिरी क्वेश्चन जो देख रखा है ख वाला, क्या दे रखा है, क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। रासायनिक समीकरण अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। फिनॉल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। इसका समीकरण लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा ये क्वेश्चन उसमें आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जा रहा होता है हर साल। तो या तो ये करिए या फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिख देना है। किसमें, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, चित्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सुक्रोज से के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण या एथेनॉल के अनुप्रयोग, इन 3 चीज को, ये भी देखो अल्कोहल वाले चैप्टर से मिलेगा। तो ये या ये दोनों अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर से ही हैं, तो दोनों और करके है, जो भी एक चैप्टर आप तैयार करोगे 5 नंबर आपको वहां पर मिल रहा होगा। तो कैसे क्या क्यों, देखो याद रखो ये पैटर्न है, आपको 1-1 नंबर के 6 एमसीक्यू, 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, जिनको आपको करना है। और आप पेपर देख के ही समझ रहे हो कि हमने जो 2-3 चैप्टर खाली पढ़ रखा है, उन 3 चैप्टर से भी हम लोग कम से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो बाकी अगर चैप्टर आप पढ़ लोगे और थोड़ा सा बेटा उसको आराम से और अच्छे से तैयार कर लोगे ना, तो आप 70 में 70 कर सकते हो। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप शुरू से लेके आखिरी तक एकदम बने रहिए और एक एक चीज जो आपको बताई जा रही है उस चीज को एकदम दिमाग में बैठाए रहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप भी इन बच्चों की तरह टॉप करें। और इस बार आप लोगों को इस रिकॉर्ड को तोड़ना है जो यूपी बोर्ड में पिछले 2 साल से बन रहा है। कौन सा, 489 का। इस बार आपको 490 लेके आना है, 490 प्लस लेके आना है। ये वाला रिकॉर्ड टूटना चाहिए, टॉप वाला, ठीक है। बाकी कई बच्चे हैं जो लाए हैं, कैसे लाए बेटा, तो उनकी मेहनत है, साथ ही साथ वो शुभम क्लासेस से जुड़े हुए थे, जहां पे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा तरीका बताया गया कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आपको जुड़ जाना है बेटा टॉप 100 बैच से, जिसकी फीस मात्र 1799 रुपए है। इस 1799 रुपए में आपको लाइव क्लास, टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 1 शॉट रिवीजन, पीवाईक्यू मतलब पिछले पेपर के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अभी मैंने पूरा सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो पीवाईक्यू पे ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर डाउट क्लासेस चलेंगी, स्पेशल ट्रिक होगा, A to Z पूरी तैयारी होगी। और सबसे स्पेशल जो है वो हर संडे आपका टेस्ट हो रहा होगा। जुड़ना कैसे है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला जहां पे 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड होगा, यानी 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, बैच में जुड़े हुए हैं। बाकी टोटल 17 लाख बच्चे जो हैं वो शुभम क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा। तो आपको भी इस बैच से जुड़ जाना है, क्योंकि 17 लाख बच्चों का भरोसा है, उसमें से आपको भी होना है, ताकि आपके भी जो नंबर हैं वो अच्छे आए। बैच से जुड़ के आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। या फिर ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस QR कोड को स्कैन करो, पेमेंट करो, इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। मात्र 15 मिनट के अंदर जो है बेटा आपको बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा, ठीक है। मात्र 15 मिनट के अंदर बैच से जोड़ दिया जाएगा। और अगर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो शुभम क्लासेस के, तो जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी आज के पेपर पैटर्न को लेके आपको क्या डाउट है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें नीचे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट रहेगा तो मैं आपको उस डाउट के रिस्पेक्ट में एक अलग से क्लास लेके आपको समझा दूंगा कि बेटा इस चीज के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है अभी हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूं तो भी उसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट हो जाएगा। इसीलिए जो जो हमने पढ़ा हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने किया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रखा हूं नॉर्मलता वाला, जो नॉर्मलता निकाल के आपको आंसर रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।